बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और हस्बी मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ अवर। ये प्रोग्राम हिदायत स्टूडियो से इसी वक्त 2 बजे सैटरडे की सह पर आपकी खदमत में पेश किया जाता है और इसमें हम डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। पिछले चंद हफ्तों से प्रोग्राम नहीं हो पाया, लास्ट वीक में कुछ तबीयत नज़ला खांसी का आपको पता है कि सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से प्रोग्राम हम नहीं कर पाए थे। तो इंतहाई माज़रत ख़्वाह। इंशाल्लाह अब आइंदा प्रोग्राम अब रेगुलर रहेगा आज से, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नए से नए टॉपिक आपके सामने लाएं और उनके ऊपर बात करें। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी और ख़ास बीमारी जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके क्या असबाब होते हैं? कहते अक्सर कहा जाता है हाइपरटेंशन के लिए कि ये साइलेंट किलर है, क्योंकि बेशुमार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर जो है उनका हाई चल रहा है, और कोई क्योंकि इसकी अक्सर अलामात नहीं होती और अचानक से बाज़ औक़ात फिर जो है अजल बन जाते हैं, या तो हार्ट अटैक की वजह से या ब्रेन हेमरेज या किसी और असबाब की वजह से। कहते हैं जी 31% मर्दों के अंदर जो लोग तकरीबन ओवर 35 के हैं, इनके 35 की एज के बाद मर्दों के अंदर 31% और तकरीबन ख़वातीन के अंदर 28% जो है वो हाइपरटेंशन चल रहा होता है, उनको हाइपरटेंशन की बीमारी से लाहक होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सरफराज खान साहब। डॉक्टर सरफराज खान सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं चोरली NHS ट्रस्ट के अंदर, और बड़ी खिदमात हैं डॉक्टर साहब की कम्युनिटी के अंदर। इसके अलावा और भी काफ़ी चैरिटेबल काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हाइपरटेंशन किस तरह से लीड करता है हार्ट फेलियर को, और हार्ट फेलियर का और हाइपरटेंशन से क्या लिंक होते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने टाइम दिया कम्युनिटी के इस प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इंट्रोडक्शन में कि हाइपरटेंशन जो है या हाई ब्लड प्रेशर इट इज़ अ साइलेंट किलर, क्योंकि अक्सर औक़ात अक्सर लोगों में जो है हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम्स नहीं होते जब तक वो बहुत एडवांस ना हो जाए, जब तक वो दिल को अफेक्ट ना कर ले, जब तक वो किडनी को अफेक्ट ना कर ले, तो उस वक्त तक अक्सर सिम्टम्स बहुत कम होते हैं जी। लेकिन जब तक आप अगर कराते रहें रेगुलर ब्लड प्रेशर का चेक अपने डॉक्टर के नज़रिए में या अपने घर पे, क्योंकि बहुत कॉमनली जो है ना, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चाहे सर्जरी में या हॉस्पिटल में या A&E डिपार्टमेंट में, तो अक्सर इंसान थोड़ा बहुत नर्वस होता है तो उस वक्त ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मगर एक आध रीडिंग हाई ब्लड प्रेशर की उसका डायग्नोसिस नहीं बनाती। उसके लिए चाहिए आपको रिकरेंट जो है ना रिपीटेड रीडिंग्स कि देखें ब्लड प्रेशर वाकई हाई है और परसिस्टेंटली अगर हाई है तो फिर डायग्नोसिस बनता है हाइपरटेंशन का। घर पे इंसान ले सकता है अपना रिस्ट मॉनिटर या आर्म मॉनिटर, तो उस पर अगर आप करेंगे अपने माहौल में आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वो आपको ज़्यादा ट्रू रीडिंग देगा। ठीक, तो अगर वो ट्रू रीडिंग अगर बार बार ज़्यादा हैं तो फिर ये है कि आपको जो है मेडिकल जो है ना हेल्प यू मस्ट सीक दैट। ठीक है ना, ताकि आपका डायग्नोसिस बने। और हाइपरटेंशन जो है तकरीबन 90-95% लोगों में जो जिनको हाइपरटेंशन होती है उसका कोई अंडरलाइंग काज नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। मगर बाकी जो 5% के करीब लोग हैं उनमें उस ब्लड प्रेशर हाई होने का कोई ना कोई अंडरलाइंग काज होता है। वो काज किडनी में हो सकता है, वो काज और हार्मोन्स में हो सकता है। किडनी के साथ में एक और ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, उसका अगर वो हाइपर एक्टिविटी हो जाए, उसके 2 हिस्से हैं तो उनके अगर हो जाए तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। इस तरह और सेकेंडरी काजेज होते हैं, कई दफ़ा दिल की या जो बड़ी शरीयान जिसको कहते हैं एओर्टा, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। इसी तरह अगर जो किडनी को जो आर्टरी जाती हैं उनमें अगर तंगी हो तो फिर हाइपरटेंशन हो सकती है। तो वो जो 4-5% लोगों में हाइपरटेंशन के लिए कोई अंडरलाइंग काज होता है, कोई रीज़न होता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी हाइपरटेंशन को डायग्नोज किया जाए कि वेदर इट इज़ इसेंशियल हाइपरटेंशन या सेकेंडरी टू एन अंडरलाइंग काज है। क्योंकि अगर
कोई अंडरलाइन काज है, चाहे कितने कम लोगों में है, तो उस काज को अगर आप कर लेंगे, क्योर कर लेंगे, उसका इलाज कर लेंगे, तो फिर हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगी। दैट मीन कि वो लॉन्ग टर्म आपको दवा लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों में इसेंशियल हाइपरटेंशन है, जिसका कोई काज नहीं है, उसमें होता है और फैक्टर प्ले करते हैं, जैसे ख़ानदानी जो है ना, आपको आपके पेरेंट्स में या फैमिली में हाइपरटेंशन हो तो आपको भी हो सकती है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। तो उन चीज़ों में कंट्रोल किए जाते हैं फैक्टर्स, और उस चीज़ में या उस तरह की हाइपरटेंशन का लॉन्ग टर्म इलाज होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इलाज उसका और इलाज इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर बगैर इलाज के आप छोड़ देंगे तो आपके दिल को अफेक्ट करेगा। जैसे आप कह रहे थे कि उसकी वजह से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ना वो हो सकती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं, उसकी वजह से हार्ट फेल हो सकते हैं, हार्ट फेल्योर में जा सकते हैं लोग। हाइपरटेंशन अगर बहुत अनकंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो, तो उसकी वजह से कई दफ़ा स्ट्रोक हो जाता है या हेमरेज होता है ब्रेन में, उसकी वजह से किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको डायग्नोज किया जाए और फिर उसको ट्रीट किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हाइपरटेंशन के अक्सर सिम्टम्स जब तक ये बहुत लेट ना हो जाए सिम्टम नहीं होते। तो मगर ये ज़रूरी बात यह है कि आपको डायग्नोज कराना चाहिए और फिर दवा लगातार और मुतवातर लेनी चाहिए। ठीक। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है इंटरैक्टिव हेल्थ शो है। हम टेलीफोन की लाइन्स हमारी अब खुल चुकी हैं। अगर हाइपरटेंशन दिल से मुताल्लिक, क्योंकि डॉक्टर साहब की फील्ड है हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, ही इज़ अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, तो दिल से मुताल्लिक, हाइपरटेंशन से मुताल्लिक आपको कोई भी सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा तो अभी टेलीफोन कॉल मिलाइए और हमसे ज़रूर सवाल कीजिए। हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन और फिर हम उसको लिंक करेंगे कि वो किस तरह से हार्ट फेलियर का लीड होता है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हाइपरटेंशन जो है वो 5% के अंदर जो है वो सेकेंडरी काजेज़ होते हैं, जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कह सकते हैं, और 95% के अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन या जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जा सकता है वो है जिसमें अक्सर काज मालूम नहीं होता। डॉक्टर साहब भी इस चीज़ पर जोर दे रहे थे कि इसकी अक्सर अलामात नहीं होती, और अगर आपको मुसलसल जो है आप तो वो तमाम हजरात जो जिनकी उम्र 35 साल से उम्र है या 40 से ऊपर की ख़वातीन हैं और 35 साल से ऊपर के हजरात हैं, वो ज़रूर अपनी जीपी सर्जरी में जाएं। अपना ब्लड प्रेशर अपनी नर्स के साथ जीपी सर्जरी के अंदर अपॉइंटमेंट बना के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ आप चेक करवाइए। कम से कम साल में एक दफ़ा या जब भी आपको मौका मिले हेल्थ चेक का, तो उसमें आप ज़रूर चेक करवाएँ और पता करें कि आपका ब्लड प्रेशर कहीं हाई तो नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर मंथ्स ऑफ रीडिंग हाई हो तो उसको ब्लड प्रेशर हाई नहीं कहते, लेकिन अगर मुसलसल आपकी ब्लड प्रेशर रीडिंग, अभी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कौन सी रीडिंग कितनी हाई, इसको अभी पूछेंगे कि कैसे लोगों को, आम लोगों को पता चले कि कौन सी रीडिंग पे उन्हें फ़िक्र होना चाहिए। और अगर कह रहे थे कि अगर मुसलसल इसकी रीडिंग हाई हो तो फिर आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए और इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर ये इसका इलाज ना हो तो अक्सर इसकी अलामात नहीं होती, और अगर ये मुसलसल चल रहा हो तो उसकी वजह से आप जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है, और आपको जो है फालिज हो सकता है, जिसको स्ट्रोक और इसके अलावा हार्ट फेलियर और बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये खासी ख़तरनाक बीमारी साबित हो सकती है, तो इसके लिए ज़रूर आप एहतियात करें और इसमें जो है वो ज़रूर अपनी जीपी सर्जरी से अपना चेकअप ज़रूर करवाइए। डॉक्टर साहब, अब यहाँ थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि जो लोगों को, आम लोगों को हमारे गाइडेंस के लिए ज़रा बताइए कि कौन सी वो रीडिंग्स हैं, कब आप कहते हैं कि जी अब आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब आप इलाज शुरू करें। और जैसे आप कह रहे थे कि मुसलसल परसिस्टेंट आपकी रीडिंग है, तो ऊपर की रीडिंग और नीचे की रीडिंग से आम हमारे लोगों के मालूमात के लिए ज़रा सर बताएं कि किस तरह से। जी डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो हम कहते हैं ना कि ऊपर वाली रीडिंग को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाली को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक। अगर इनमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आम लोगों का जैसे 30, 35, 40 साल या उनके ऊपर के लोगों का आइडियली ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर यानी 140 मिलीमीटर सिस्टोलिक और 80 to 85 मिलीमीटर डायस्टोलिक, या उससे अगर कम भी हो तो वो नॉर्मल है, ठीक है ना। ठीक। अगर परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर है इन रीडिंग से ज़्यादा तो फिर उसको फिर हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन है। ये जो है ये उन लोगों के लिए जिनमें मज़ीद कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। अगर पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है तो उनके लिए आइडियल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 125 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80-85 तक फिर भी ठीक होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है ना
पेशेंट जिसमें डायबिटीज़ हो और साथ में हाई ब्लड प्रेशर हो, उनकी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको स्ट्रोक्स के बचाव के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल चाहिए। इसलिए उनमें जो रिकमेंडेड फिगर्स हैं वो हैं 125 मिलीमीटर सिस्टोलिक। एक कॉलर है डॉक्टर मोहम्मद सर, पाकिस्तान से कॉल है। कॉलर से अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ सॉरी, कॉल आ रही थी पाकिस्तान से, एक तो आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे कॉल मिला लीजिए, मुझे पता है दोबारा कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जनाब डॉक्टर हैदर अब्बास है और आप देख रहे हैं हेल्थ खबर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? माशाल्लाह सर, हैदर अब्बास साहब, मैं गिलगित नोमल से बोल रहा हूँ, फिदा हुसैन बोल रहा हूँ सर। जी जी फिदा हुसैन। पुरानी शिकायत है, जी जी पुरानी शिकायत है सर मैदा की, और पेट में कब्ज भी रहते हैं, सिर में दर्द भी होते हैं, ये कांधों में भी दर्द होता है और टांगों में भी दर्द होता है सर। ये मालिश करवाने से फिर अमन हो जाता है, फिर नहीं हुआ तो वो पैदा होकर फिर तकलीफात हो जाता है सर। जिसमें गरमाइश पैदा होता है उसके लिए कोई दवाई बता देना सर। जी जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए, अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आपको जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान गिलगित से कॉल की, इंतहाई मशकूर हैं आपके। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव हैं हमारे हेल्थ शो में, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, बात कीजिए सिस्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी क्या पूछना चाहती हैं सिस्टर, बताइए। आप लाइव है प्रोग्राम, आप लाइव हैं प्रोग्राम में, आप बोलती रहिए, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? जी जी मेरी मामा से ना घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अच्छा, तो उन्हें अर्थराइटिस, कितनी उम्र है आपकी मामा की? 40 ईयर्स। तो कोई अर्थराइटिस? 40 साल। तो कोई अर्थराइटिस है, उनका वजन ज्यादा है, कोई बीमारी डायग्नोज हुई है क्या? हाँ, वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है, ओके जी। तो कोई डॉक्टर्स को दिखाया वहां पर, उन्होंने को बताया है कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है? कौन सी जोड़ों की बीमारी डायग्नोज हुई है? ठीक है सिस्टर, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह जवाब देते हैं आपको। शुक्रिया बहुत आपकी कॉल का। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं गिलगित पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, क्या सवाल है आपका, नाम बताना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है सर। जी अब्बास साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है। कभी कोई डॉक्टर कहता है कि आपका 110 से कोई कहता है 130 से कोई कह रहा है 140। ठीक तो है सर साथ साथ में वो दवाएं इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। कभी मतलब सीने में हल्का सा सर वो दर्द भी महसूस होता है और मेरा मैदे का भी मसला है सर, कुछ मतलब टेंशन भी होता है सर। तो डॉक्टर साहब सर मेरी गुजारिश है कि मुझे कोई हाल बता दें। दवा क्या खा रहे हैं आप? ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवा खा रहे हैं आप? जी सर, मैं लिपिड गोलियां खा रहा हूँ सर। पहले रेटिनोल इस्तेमाल कर रहा था, अभी कोई डॉक्टर ने कोई लिपिड कोई गोलियां इस्तेमाल की सर। जी सर, नाम नहीं आपको मालूम। चलें ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए। हाइपरटेंशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन से सिस्टर, कहाँ से, पाकिस्तान से बोल रही हैं आप? जी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। जी क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहती हैं, बताइए। डॉक्टर से बात कर रही है, ब्लड प्रेशर के बारे में पूछना था। जी जी, ब्लड प्रेशर का प्रोग्राम हो रहा है, आप हेल्थ शो में लाइव है, सवाल कीजिए। जी बात कर रहा है। जी आप बात कर रही हैं, आप लाइव शो है। जी वालेकुम सर, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना था कि मेरी जो मामा है वो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है और इसके साथ साथ उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम है। तो आप काइंडली कोई जी
जी हम सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी जी, मैंने ये डॉक्टर आपसे ये क्वेश्चन करना था कि आप काइंडली कोई हेल्थ की तरफ से उनको कोई टिप्स बता दें ताकि वो अपनी डाइट उनकी कुछ ऐसी हो कि वो उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और इसके साथ साथ उनकी हार्ट प्रॉब्लम भी डायग्नोस हुई है, तो आप काइंडली कोई डाइट की उनको ऐसी कोई चीज बता दें ताकि वो जो उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, आप परेशान ना हो, आप प्रोग्राम देखते हैं, डॉक्टर साहब अभी बताएंगे। ये थोड़ा ये आप बताएं कि आप कहते हैं कि उनका हार्ट का प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ है, क्या प्रॉब्लम उन्होंने हार्ट में बताया है? हार्ट का उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आप एंजियोग्राफी करवाएं क्योंकि एको में ये डायग्नोस हुआ था कि हार्ट डिजीज है लेकिन वो माइनर ही है, इतनी सीरियस नहीं है, तो अब वो एंजियोग्राफी को डरती है। तो मैंने सबसे स्पेशली आपसे ये पूछना था कि वो वॉक कर सकती हैं? उनको पहले ये बताइए कि उनको डायबिटीज तो नहीं है? जी सॉरी, डायबिटीज तो नहीं है? उनको शुगर की बीमारी तो नहीं है बेबी? जी बिल्कुल, वो डायबिटिक पेशेंट भी है और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी है और उनका जो पित्त है वो भी निकला हुआ है। अच्छा, और उनका वजन कैसे है, वो नॉर्मल है या बहुत ज्यादा है? इतना मतलब नॉर्मल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है, हैवी, इतना हैवी भी नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल से मतलब यू कैन सी कि थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, और एक और बात बताइए कि उनको जब चलती फिरती हैं तो उनको कभी सांस की तकलीफ होती है या सीने में कोई घुटन? जब वो चलती है तो उनका सांस भी फूलता है और इसके अलावा उनको स्वेटिंग भी होती है और वो मोस्टली कहती है उठ के बैठ जाती है रात के टाइम की तरह, सांस फूलता है और वो कहती है अगर मैं चलूँ तो मेरी थोड़ी सी सीने में पेन होती है। अच्छा। मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद वो उनको स्टमक का भी इश्यू है, शायद इस वजह से कुछ डॉक्टर्स आके कहते हैं कि आप वॉक किया करें, कुछ कहते हैं कि आप ना किया करें, तो सब आप ये बता दें कि मामा वॉक कर सकते हैं, वॉक उनके लिए हेल्पफुल है। और ये बताएं कि आपकी मामा की एज क्या है? मामा की एज 42 समथिंग, मतलब 42 है। 42, okay. So inshallah, when we are talking to some more people, we'll touch all of these questions for you, inshallah. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी डॉक्टर साहब, 2-3 आपसे रिलेटेड सवाल हो गए तो उनसे बात कर लेते हैं। गिलगित से थे मोहम्मद अब्बास साहब, वो बता रहे थे कि जी उनको हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज है, डॉक्टर्स डिफरेंट रीडिंग उनको बताते रहते हैं, वो दवा भी खा रहे हैं और उनको जो है वो ठीक नहीं है। तो जनरल ब्लड प्रेशर के पहले में बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की किस तरह से आप इलाज करते हैं और जिनको ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स आप बता रहे थे वहीं से शुरू करके उसको कवर कर लेते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अच्छा है, अब माशाल्लाह 2 कॉलर अब गिलगित से थे। गिलगित मुझे बहुत अरसा पहले का याद आ गया, मैं आई वॉज इन गिलगित 1982 में, 81-82 में, तो गिलगित की थोड़ी यादें ताज़ा हो गई और अच्छे है वहाँ पे फिदा हुसैन साहब और अपना अब्बास भाई ने ना टेलीफोन किया। जो आप कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो कहते हैं, जो बात सेकंड कॉलर थे जो अब्बास थे, वो तो कह रहे थे कि उनका ब्लड प्रेशर होता है या 110 होता है या 120 होता है या 130 होता है, तो वो तो कोई अपना मालूम कर सके, वो ऊपर का था या नीचे का? वो वही लाइक रही कि वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहे होंगे और वो अगर उस तरह का कंट्रोल है उनकी करंट ट्रीटमेंट पे तो वो तो सही अच्छा कंट्रोल है, उसमें तो कोई मजीद करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लेबाइल है यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो फिर दवा में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं मालूम कि वो क्या क्या एग्जैक्टली क्या क्या दवा ले रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक दवा का नाम लिया था जिसमें वो प्रॉब्ली कोई डाययूरेटिक लगता है जो जिससे ज़्यादा पेशाब आता है, वो भी क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में, कोई माइल्ड किस्म का डाययूरेटिक वो अच्छे होते हैं जैसे बेंडोफ्लुआजाइड या इंडेपामाइड जो है ना, उस तरह के डाययूरेटिक कभी कभी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर सिर्फ वो उसी पे हैं और दवा नहीं ले रहे तो फिर तो उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत अच्छा मालूम होता है, ठीक है। जनरली ब्लड प्रेशर के लिए सब पेशेंट के लिए, जैसे वो अपनी वो बहन की उनके बात की कि जो डायबिटिक भी हैं, जिनको हाइपरटेंशन भी है, जिनको थोड़ा वजन भी ज़्यादा है और जिनको किसी डॉक्टर ने कहा है जी कि आप एंजियोग्राम करा लें क्योंकि वो कहती हैं थोड़ा चेस्ट में पेन होता है, उनके लिए कुछ दवा के अलावा कुछ एहतियात भी ज़रूरी है, ठीक है। एहतियात में एक तो चीज़ हमने कहा है कि ये कि वज़न कम होना चाहिए, वज़न जितना आइडियल होगा उतना आपका ब्लड प्रेशर, आपका अगर आप अगर ओवरवेट हैं और आप वज़न कम करें
6, 8, 10 किलो, तो उसमें सिर्फ वज़न कम करने से आपका ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर तक कम हो सकता है। ठीक है ना। फिर मज़ीद थोड़ी कमी आ सकती है अगर आप अपने खाने में, और स्पेशली पाकिस्तान में हम लोग नमक बहुत पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो खाने के अंदर जब वो खाने के अंदर नमक डालते हैं और फिर उसके ऊपर टेबल के ऊपर सॉल्ट लेके और भी डालते हैं, तो अगर नमक आप अपने खाने में से कम करें, उसको कंट्रोल करें, तो उससे मज़ीद आपका 4-5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो उससे अपना वज़न कम करने से और नमक कम करने से आपको ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर कम होगा। फिर अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, और एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। तो ये तो चीज़ें हैं जो दवा के बगैर की हैं, जनरल मैयर हैं। और उन पर्टिकुलर अपनी बहन के लिए जो उनको डायबिटीज़ भी है, वज़न भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, और कहते हैं कुछ सीने में दर्द होता है, तो सीने में दर्द की जगह की वजह जो है ना, उनकी बेटी 2 बातें बता रही थी। एक तो ये कि वो रात को कभी उठ के बैठ जाती हैं तो उनमें सीने में तकलीफ़ होती है। रात का सीने में तकलीफ़ होना, यूजुअली उठ के बैठ जाना, उस पर अगर आपका वज़न भी ज़्यादा हो तो उसमें मुमकिन है कि ये नहीं कि हार्ट नॉट नेसेसरी कि हार्ट फेलियर, ये भी मुमकिन है कि उनको सिर्फ एसिड जो है ना रिफ्लक्स हो रहा हो, एसिड स्टमक से आपके गलेट के अंदर जा रहा हो, तो उससे आपको बर्निंग है, कई दफ़ा टाइटनेस हो जाती है जी जी, और वो बैठने से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वही टाइटनेस वो सिम्टम इसी तरह के हैं, जैसे अगर चलने पे अगर करें 200 गज चलें या 400 गज चलें या आधा मील चलें, उससे अगर तकलीफ होती है, सीने में घुटन होती है, वो यूजुअली अंजाना होता है। ठीक। तो अगर अंजाना भी है और रेगुलरली नहीं हो रहा और वो चल फिर सकती हैं, तो हमारी एडवाइस ये होगी कि उनको चलना चाहिए, ये नहीं कि घर में बैठ जाएं फिर तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि उनकी एक इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसको एकोकार्डियोग्राम, और एकोकार्डियोग्राम में उन्होंने कुछ मामूली नुकसान देखा है। अभी ये मालूम नहीं कि नुकसान उसमें वाल्व्स में है या हार्ट के मसल में है या हार्ट का मसल कम काम कर रहा है, तो उसके लिए है कि ठीक है मज़ीद तशख़ीस होनी चाहिए। कोरोनरी एंजियोग्राफी अगर उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है तो देन दैट शुड बी द राइट वे फॉरवर्ड। और कोरोनरी एंजियोग्राफी से डरने की बात नहीं है, ठीक है, इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है, उसमें दिल के अंदर ट्यूब डाल के कैथेटर डाल के देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी का क्या हाल है, और अगर खुदा ना खाना उनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है उनका इलाज हो सकता है, है ना। और अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी ने एडवाइस की है और कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल निकलती हैं तो फिर तो इट्स वेरी रीअश्योरिंग कि उनमें कोई कोरोनरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके पास ऑब्वियसली हार्ट के लिए, हार्ट अटैक के लिए या कोरोनरी डिजीज के रिस्क फैक्टर उनके मौजूद है। हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर है, मोटापा रिस्क फैक्टर है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और ये नहीं कि जैसे मैंने कहा था कि अगर वो कह रही थी ना कि एक्सरसाइज कर सकती हैं या नहीं, वो एक्सरसाइज या वर्जिश या चलना फिरना जिससे उनको तकलीफ नहीं होती, सीने में कोई घुटन या जलन या दर्द नहीं होता, वो उनको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है ना। वो कहते हैं कि सांस भी फूल जाता है, सांस फूलने का अगेन वजह या तो ये हो सकती है कि दिल पूरा काम नहीं कर रहा है, या ये हो सकता है कि वज़न की वजह से उनको सांस फूल जाता है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने पाकिस्तान से कॉल की। डॉक्टर साहब ने आपके दोनों सवालों के जवाब दे दिए। आप कह रहे थे कि हमारी वालदा को टिप्स दे दें, डॉक्टर साहब ने क्लियरली बता दिया कि जी आप खाने पीने में परहेज़ करें, वज़न को कम करें, नमक को खाने में कम रखें, अपने डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, एंजियोग्राम से मत डरें, करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि आपको दिल की बीमारी या दिल की खूने की जो शरियानें हैं दिल के अंदर वो तो ब्लॉक नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का बहुत डर होता है। अच्छा, तो दूसरे 2 छोटे से थे गिलगत से, एक हमारे साहब थे जिनको कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द हो रहा है, और एक फिदा हुसैन साहब और हमारी बहन थी, उनकी बेटी ने फ़ोन किया था कि उनकी वालदा को जो है जोड़ों में दर्द है, तो उनके जवाब देते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको उर्दू में कब्ज़ कहते हैं। इसकी काफ़ी जो है वो कोई सिंपल से मैयस अगर आप कर लें तो उससे कॉन्स्टिपेशन की वजह से अक्सर पेट में दर्द भी होता है अगर कोई कॉन्स्टिपेशन हो, और कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी सिंपल रेमेडी तो यही है कि आप पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पिए, ज़्यादा पानी पिए, और हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट के अंदर ये है कि आप ब्राउन आटे की रोटी खाएँ, फ्रेश ऑरेंजेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट करें, सब्जी वगैरह जिनके साथ
छिलकों के साथ इस तरह के जिसमें हाई फाइबर डाइट्स हों वो चीज़ें इस्तेमाल करें तो कॉन्स्टिपेशन का इफाका हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के दर्द डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है कि आपका पेट में दर्द कब्ज़ की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से है। कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाएं भी आती हैं जिनको अक्सर फार्म में लैक्सेटिव्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो अंतड़ियाँ जो है पानी को ऑब्जर्व करती हैं और बड़ी अंतड़ियों से जो है बड़े पेशाब को जो है वो पानी की सूरत में निकाल के बाहर कर देती हैं। तो यही आपको जनरल एडवाइस दे सकते हैं कि आप पानी की मिकदार ज़्यादा खाएं, हाई फाइबर डाइट ज़्यादा खाएं, रेगुलर घूमें फिरें। और जो आप सिस्टर आपने बात की थी कि आपकी वालदा को जोड़ों में दर्द है, तो जोड़ों का दर्द अक्सर 40 से बाद जो अगर उनका वजन बहुत ज़्यादा है तो मेरी फीलिंग ये है कि हो सकता है उनको जो जनरल वियर ऑन टियर जॉइंट्स में कहते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, मोर लाइकली है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। लेकिन इस चीज़ का एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि जोड़ों में दर्द जो होता है उसके दो बेशुमार रीज़न हो सकते हैं। जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है 40 के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको वियर एंड टियर जॉइंट में कहते हैं, अक्सर ज़्यादा कॉमन है उन लोगों के अंदर जिनका वजन ज़्यादा होता है। उसके अलावा एक ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक और कॉलर हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सिस्टर आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, हमसे बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी आप लाइव हैं, बात कीजिए, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, सवाल कीजिए, बोलते रहिए। हेलो हेलो जी जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। आप सिस्टर आप अपने टीवी का सिस्टर वॉल्यूम कम कर लीजिए, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। आप सवाल जी आप बोलते रहिए, आपकी आवाज़ आ रही है, हम सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं आपकी बात। जी वो मुझे ना सर में दर्द रहता है ज्यादा। जी कहाँ पर सर में दर्द रहता है आपका? चक्कर भी आते हैं। आप पाकिस्तान किस जगह से बात कर रहे हैं? अच्छा, खैरपुर मीरस। खैरपुर मीरस तो मेरा शहर है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मोहल्ला लकमान में, और खैरपुर में तो मैं बड़ा अरसा रहा हूँ। आप सिंधी में गालाएंगे? वहाँ से बात कर रहे हैं। अच्छा जी बताइए, क्या सर में कहाँ दर्द होता है? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए। जी सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं। किस जगह आपके सर में दर्द होता है? फ्रंट पे होता है, पीछे होता है, और किस टाइप का दर्द होता है ये बताइए। हाँ पीछे भी होता है, आगे भी होता है, बहुत दर्द होता है। तो कोई दवा ली है आपने, किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया तो है लेकिन कम। कितने अरसे से दर्द हो रहा है आपके सर में बीबी? जी कितने अरसे से दर्द हो रहा है? ये चंद हफ्तों से है या बहुत महीनों से या सालों से है? बहुत महीनों से। बहुत महीनों से। अच्छा, तो 24 घंटे दर्द रहता है या कभी आता जाता रहता है? नहीं कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। अच्छा, तो जब होता है तो कितने पूरा कई घंटे होता है या 2-3 दिन तक होता है? जी 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 जब दर्द होता है सर में तो कितनी देर तक रहता है? अब मैं सिंधी में बोले तो हाँ तव्हां सिंधी ॻाल्हाइण जा आहियो कभी आता जाता है। ना तव्हां सिंधी ॻाल्हाइण जा आहियो त सिंधीअ में ॻाल्हि कयो त किथे केतिरो अरसो थियो आहे तव्हांखे मथे में सूर थो थिए? केतिरा अरसो थी वियो आहे? महीना थी विया आहिनि, साल थी विया आहिनि कि डॉक्टर खे ॾेखारे थो कोन ॾेखारे थो? तव्हां सिंधीअ में सिस्टर ॻाल्हायो, जो सिंधी तव्हांखे बहितर आहे त सिंधीअ में ॻाल्हायो, मां सिंधी सम्झंदो आहियां। आपको सिंधी नहीं आती बेबी लगता है। कौन लास्ट कॉल है ये? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब का नंबर है? जी जी डॉक्टर साहब का नंबर है। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं सन से बात कर रहा हूँ सर। जी क्या सवाल है आपका, बताइए जी। सर पेट में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द है मेरी भैंस को। जी 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 हाँ उसको जोड़ों को दर्द और पेट में दर्द जो है ना हर टाइम रहता है, सिर में चक्कर आते हैं। तो आपने डॉक्टर को दिखाया वहाँ किसी को? जी हाँ उधर बहुत इलाज करवाया सर मैंने। तो क्या डायग्नोज हुआ, उन्होंने क्या बताया, क्या बीमारी? वो कभी बोलते हैं कब्जी है, कभी बोलते हैं क्या है, वो दवा दे देते हैं, खाते रहते हैं, फिर 2 दिन ठीक होते हैं, फिर तीसरे दिन फिर हो जाता है पेट में दर्द और जोड़ों में दर्द। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया जी। हाँ अब और कॉल हम नहीं ले पाएंगे नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा वक्त बिल्कुल आखिरी जो है वो चंद मिनट बचे हुए हैं। हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं।
नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम खास तौर से डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। हम इसी पे जो है वो उसके इलाज और उसके मुतालिक डॉक्टर साहब से बात करके प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो बाकी जिन हजरात के सवालात नहीं दे पाएंगे जवाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे आपके सवालों मैंने लिख लिए हैं, जवाब दूंगा। तो डॉक्टर साहब, हम ब्लड प्रेशर के जनरल मैयस के आप में बता रहे थे, इसके अलावा मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे पूछूंगा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको आप क्या मशवरा देते हैं? दवाएं अक्सर मैंने देखा अपनी कम्युनिटी में कि वो दवाएं खाते हैं और फिर दवाओं को बंद कर देते हैं, कहते हैं जी ब्लड प्रेशर ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जरूर बात कीजिए। जी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ब्लड प्रेशर अगर इसेंशियल हाइपरटेंशन है, यानी कि उसका कोई अंडरलाइंग काज नहीं है, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की दवा सारी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना जी। अगर आप ये कहेंगे जी कि आपका ख्याल है कि 10 दिन दवा खाएंगे और ब्लड प्रेशर उसके नीचे आ गया है तो आइंदा भी दवा की ज़रूरत नहीं है, तो वो सही नहीं होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा जब तक आप दवा लेते रहेंगे ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। ठीक। जब आप दवा छोड़ देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए ये करना जी कि 10 दिन की दवा ले ली, फिर मैंने बंद कर दिया, फिर कभी 2 महीने बाद या 6 महीने बाद डॉक्टर के पास गया, फिर देखा फिर ज़्यादा है तो फिर दवा ले ली। उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। आपके ब्लड प्रेशर के जो नुकसानात होते हैं, आपके दिल के ऊपर जो उसका असर होता है, आपकी आर्टरीज के ऊपर जो उसका असर होता है, आपके गुर्दों के ऊपर जो आपका असर हो सकता है, आपके शरियानों के ऊपर जो आपका असर हो सकता है, वो ज़ायल नहीं होगा। तो जब तक आपका ब्लड प्रेशर कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं रहेगा, उसके नुकसानात आपको बाद में भुगतने पड़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आंखों को अफेक्ट कर सकता है, आंखों के अंदर हेमरेज कर सकता है, आंखों के अंदर और जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कर सकता है। इसी तरह किडनीज की ब्लड वेसल को कर सकता है, और बहुत लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखें यूके में, हमारे एशियन पॉपुलेशन में, हमारे पाकिस्तानी इंडियन पॉपुलेशन में, और अक्सर बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, और जिनके फिर किडनीज फेल होना शुरू होते हैं, और वो लोग फिर बेचारे या डायलिसिस पे रहते हैं या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखना चाहिए। इसी तरह हार्ट अटैक्स जो हैं उसके लिए हाइपरटेंशन एक मेजर रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होगी तो आपको कोरोनरी आर्टरी जो शरियानें जो आपके दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें तंगी हो जाती है। उसकी वजह से आपको एंजाइना हो सकता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, उसकी वजह से हार्ट का मसल वीक हो सकता है, और हार्ट फेलियर जिसमें फिर सांस फूलेगा और पाँव फूलेंगे और फेफड़ों में पानी जाएगा, वो चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल ना हो तो उसमें दिमाग की शरियानों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन लोगों को स्ट्रोक ज़्यादा हो जाती हैं या ब्रेन हैमरेज ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब की सब चीज़ें हैं अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के लिए। तो इसलिए हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट जो है वो सारी जिंदगी खाने का होता है। ठीक। और हाइपरटेंशन का कंट्रोल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब, इसी के हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में आप कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो डॉक्टर साहब मैसेज दीजिए। कम्युनिटी के मैसेज ये है कि हम लोगों को चाहिए कि रेगुलरली करें, एक्सरसाइज करें। इबादत करना तो ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना भी, और उसमें अल्लाह को याद रखें। आप करें, आप जाएं, एक मील की वॉक पे जाएं, 2 मील की वॉक पे जाएं, और साथ में तस्बीह पढ़ लिया करें, तो आपकी इबादत भी होगी, ज़िक्र भी होगा आपका, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। इसी तरह जो खाने में हम लोग अक्सर कहते हैं कि नमक बहुत ज़्यादा होता है, वो हाइपरटेंशन की वजह से वो हमने कहा कि उसको कम करना चाहिए। आपको अपने वज़न को जो है ना करें, और किसी चीज़ को स्पेशली दिल की जो कोई बीमारी है उसको लाइटली नहीं लें, उसको सीरियसली लें, उसका इलाज करें। ठीक है ना? तो इलाज होगा तो इंशाल्लाह शफा भी होगी आपको, और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, बीमारियां भी कम होगी, तकलीफ़ें भी कम होगी, और आपके अल्लाह के राह में ज़्यादा काम कर सकेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंतहाई मशकूर हैं। आपके तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में समय टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। वो चंद हज़रात जो ख़वातीन हमारे आखिरी 2 कॉलर थे, खैरपुर मीरत से आपने कॉल की, सिस्टर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी लाइन इतनी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही थी, मैं जनरल एडवाइस आपको दे देता हूँ। उसके अलावा एक और कॉलर सिंध से थे जिनके पेट में, उनकी वाइफ को पेट में दर्द और जोड़ों में दर्द
है, तो जनरल मैं एडवाइस आपको दे देता हूं ताकि गाइडलाइन आपको मिल जाए। सर में दर्द सिस्टर टाइप, काफ़ी टाइप्स की सर का दर्द होता है। आप ये हमें नहीं मालूम कि आपको कितने अरसे से दर्द है, आपने इलाज भी करवाया है, आपको फाका नहीं हो रहा। अक्सर जो मोस्ट कॉमन सर में दर्द होता है जहनी उलझनों की वजह से, जहनी परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जो अक्सर शाम के टाइम या रात के वक्त होता है। उसके अलावा हेडेक की और काफ़ी टाइप्स होती हैं, जिसमें माइग्रेन की एक टाइप होती है, सर में आपके दर्द होता है माइग्रेन का, जिससे अक्सर आपको उल्टी या मतली भी आती है और रात में लाइट भी आपको हर्ट करती है, और यूजुअली यूनिलेटरल साइड पे आपको ये हेडेक होता है। इसके लिए स्पेसिफिक दवाएं आती हैं माइग्रेन के लिए, और इसका भी लिंक स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। अगर आप बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस है, तो आपके माइग्रेन जो है उसके अटैक बढ़ जाते हैं। तो मैं जनरल यही एडवाइस दूंगा कि आपको दर्द में बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, अगर पुराना दर्द है तो आप अपने डॉक्टर से वहाँ ब्रेन डॉक्टर्स को, न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए, ताकि आपको कोई ब्रेन स्कैन हो या फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। पता लगाना ये ज़रूरी है कि आपका हेडेक क्यों हो रहा है। हेडेक के जैसे मैंने कहा कि बेशुमार रीज़न होते हैं, नाक के गले के अंदर भी कुछ बीमारी होती है, साइनसाइटिस होता है जिसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। तो ये कहना हमारे लिए खासा मुश्किल होगा कि आपका सर का दर्द का क्या रीज़न है और उसका क्या इलाज है। तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि आपके सर में दर्द क्यों है, इसके क्या असबाब हैं। आप वहाँ लोकल किसी अच्छे डॉक्टर से हैदराबाद या कराची जाकर के दिखाएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं तो आपको पता चले। दूसरे कॉलर से हमारे सिंध से, जिनकी वाइफ को पेट में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पेड़ों में पेट का दर्द का अभी पहले हम बात कर रहे थे कि अक्सर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की वजह से अक्सर दर्द की शिकायत रहती है। पेट में दर्द, खाने बदहाजमा, गैस की वजह से, ब्लोटिंग या आपके खाना ठीक से हजम ना हो रहा हो, खाना आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, मिर्ची होती है इसमें और बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, और हम खाना भी बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं। तो पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्लामी तरीके से खाइए, छोटे पोर्शन खाइए, जितना आप कम खाना खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, तो आपकी जो है जनरल हैबिट्स खाने की ठीक हो सकती हैं। कब्ज़ के लिए ज़्यादा पानी पीजिए, और अगर कब्ज़ आपका उससे नहीं ठीक हो रहा तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। जोड़ों का दर्द बेशुमार रीजंस होते हैं। जोड़ों का दर्द हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके भी जनरल एडवाइस यही है कि आप वज़न को कंट्रोल करें, हेल्दी खाना खाएं और रेगुलर मामूल बनाएं एक्सरसाइज को, ताकि आपका वज़न कंट्रोल में रहे। और अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो जो जोड़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ उनसे आप मालूमात करवाएं, दिखाएं कि आपके जोड़ों में दर्द के असबाब क्या हैं, क्या वियर एंड टियर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है या कोई ऐसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसकी वजह से जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, उसकी वजह से तो आपको दर्द नहीं हो रहा। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम यहाँ आपको स्पेसिफिक दवा या एडवाइस या इलाज नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमारे पास आपकी तफसीलात नहीं होती, और ना इस इलाज प्रोग्राम का मकसद ये है कि यहाँ हम बैठ करके आपको इलाज बताएं या ट्रीटमेंट बताएं। इसका एक जनरल हेल्थ अवेयरनेस से इसका प्रोग्राम का ताल्लुक है कि हम चाहते हैं कि आपके अंदर हेल्थ की अवेयरनेस जो है वो रोशनास हो, आपको जनरल बीमारियों के पता चले। कि जैसे डॉक्टर साहब ने हाइपरटेंशन के बारे में बताया था, तो 1 मिनट के अंदर उसको समराइज़ करके आपसे इजाज़त लूँगा। आज हमने बात की थी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। जैसे कि शुरू में मैंने कहा था कि साइलेंट किलर होता है, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया, आपने वो प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब का मैसेज यही था, जो कि फिर इसी बात पर रुकता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको डायग्नोज हुआ है तो डॉक्टर साहब इस चीज़ पर जोर दे रहे थे कि आप इसका इलाज करवाएं, अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। अगर डॉक्टर्स ने आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन जो कि जिसका मालूम नहीं है काज, अगर वो ब्लड प्रेशर आपको डायग्नोज हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है 40 से 45 साल की उम्र के बाद, उसके लिए दवा खाना, बल्कि इंडेफिनेट सारी उम्र दवा खाना बहुत ज़रूरी होता है। दवा खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और आप जो जानलेवा जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकती है, आपको यंग एज में आपको फालिज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको इंजाइना हो सकता है, और आपको किडनी फेलियर हो सकता है, आपके गुर्दे भी डैमेज हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है, आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी और हार्ट की मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ा कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि डायरेक्ट लिंक हैं हाई ब्लड प्रेशर से। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ज़रूर ध्यान दीजिए और इनके ऊपर ख़ास तौर से अपने डॉक्टर से इलाज करवाइए। और इन सब ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हेल्दी खाना और नमक का कम इस्तेमाल और रेगुलर एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ नाजरीन मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले हफ्ते फिर यही 2 बजे आपसे मुलाकात होगी। वो तमाम नाजरीन जो पाकिस्तान से, गिलगित से, खैरपुर सिंध से और सिंध से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए,
मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने सवालात किए, और उन तमाम नाजरीन का और सामीन का, कॉलर्स का जिनके सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए हैं या वो कॉल कर रहे थे हमसे, हम उनकी कॉल नहीं ले पाए हैं वक्त की कमी की वजह से, तो इंशाल्लाह मायूस ना हो, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपके कॉलर लेंगे और आपके कॉलों का जवाब भी देंगे। तो अगले हफ्ते तक के लिए 2 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।